नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब कहानी के कुछ हिस्से हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के किरदारों, घटनाओं और इसके पीछे छुपे हुए जो बेचैन करने वाले एहसास हैं उनको समझें। कहने का ढंग भले ही शांत हो, पर अंदर भावनाएं बहुत है इसमें। सही कहा। ये कहानी ऊपर से शायद साधारण लगे, एक लड़का है, उसकी दादी है और भूख है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि ये गरीबी, निराशा, रिश्तों की उलझने और शायद कुछ ऐसा जिसे समझाना मुश्किल है, उसकी परतें खोलती है। हाँ, हमारा इरादा यही है कि इन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को थोड़ा टटोलें, समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है पीटर, एक छोटा लड़का, और उसका बचपन आसान बिल्कुल नहीं था। पिता तो जन्म के बाद ही चले गए थे और वो अपनी माँ के साथ एक काफी टूटे फूटे से अपार्टमेंट में रहता था। और मुश्किल ये थी कि माँ को नशे की लत थी, तो जाहिर है वो पीटर का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती थी। जरा सोचिए, छोटा बच्चा जिसे कई बार कूड़ेदानों में खाना ढूंढना पड़ता था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बचपन का ये अकेलापन, ये असुरक्षा और खाने तक की अनिश्चितता, ये सिर्फ बाहर की मुश्किलें नहीं है, ये बच्चे के मन पर, उसके साइकी पर बहुत गहरी छाप छोड़ती हैं। हाँ। और ये समझना जरूरी है क्योंकि यही अनुभव, जैसा आपने कहा, बाद में पीटर के व्यवहार को, खासकर उसके खाने के तरीके को आकार देगा। बिल्कुल। ये सिर्फ पेट भरने की जरूरत नहीं रह जाती, फिर ये शायद एक गहरी भावनात्मक कमी को भरने की कोशिश बन जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और फिर एक दिन पीटर के लिए हालात और भी भयानक हो जाते हैं। वो स्कूल से घर लौटता है और अपनी माँ को रसोई के फर्श पर मृत पाता है। ओह! ड्रग ओवरडोज से। पिता का तो कोई अता पता था ही नहीं। तो बच्चा एकदम अकेला रह गया। हाँ, ऐसे में उसे उसकी दादी माँ के पास भेज दिया जाता है। अब दादी माँ कहानी बताती है कि पीटर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। स्टेशन के पास एक छोटी सी दुकान चलाती थी, सिगरेट वगैरह बेचकर जैसे तैसे गुजारा करती थी। तो प्यार तो था, पर साथ में गरीबी की एक कठोर सच्चाई भी थी। हाँ, वही। उनके लिए पीटर की जिम्मेदारी उठाना भी आसान नहीं रहा होगा। ये तनाव कहानी में आगे चलकर बहुत अहम हो जाता है। दादी का प्यार और उसकी आर्थिक लाचारी, इनके बीच का द्वंद्व। और यहीं से पीटर की वो अजीब आदत सामने आती है, उसकी कभी ना खत्म होने वाली भूख। हाँ, दादी जो भी थोड़ा बहुत खाने को लाती, पीटर उसे फौरन चट कर जाता। कहानी में लिखा है कि वो भूखे जानवर की तरह खाता था। उसके गाल ऐसे फूल जाते थे मानो फट पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, ये देखकर तो कोई भी परेशान हो जाएगा। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ शारीरिक भूख थी? मुझे नहीं लगता। जैसा हमने पहले बात की, वो बचपन की असुरक्षा, माँ की कमी, हाँ, शायद उसे भोजन में एक तरह की झूठी सुरक्षा या आराम ढूंढने पर मजबूर कर रही थी। खाना उसके लिए शायद नियंत्रण पाने का एक तरीका था। उस जिंदगी में जहां उसका कोई नियंत्रण नहीं था। हो सकता है। ये व्यवहार अक्सर गहरे भावनात्मक घावों का संकेत होता है। दादी की चिंता तो बढ़ती जाती है। वो चीखती हैं, पीटर खाना बंद करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम हमें सड़क पर ले आओगे। लेकिन पीटर पर कोई असर नहीं होता। वो फ्रिज खाली कर देता है, अलमारियां साफ कर देता है। बच्चे की जरूरत शायद वो समझ नहीं पा रही थी। और दादी की लाचारी बढ़ती जाती है। वो रोते हुए कहती हैं, पीटर, मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ, अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। यहाँ हम दादी की बढ़ती हताशा और बेबसी देख सकते हैं। एक तरफ पोते के लिए प्यार है, दूसरी तरफ भूखमरी का डर। हाँ। ये स्थिति किसी को भी तोड़ सकती है। उनका गुस्सा, उनकी चेतावनी, वो पीटर की जरूरत को नहीं समझ पा रही। हाँ। और पीटर शायद अपनी जरूरत को व्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं जानता। फिर जब समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो दादी ने हताशा में पीटर को पीटना शुरू कर दिया। कहानी कहती है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस उसकी खाने की आदत को रोकना चाहती थी। हाँ, शायद मजबूरी में। सोचिए ना, वो 3 महीने का किराया नहीं दे पाई थी, घर में खाने का एक दाना नहीं था। बहुत ही चरम निराशा। हाँ, इस चरम निराशा में शायद उन्होंने हाथ उठाया होगा। इसका नतीजा तो बुरा ही हुआ होगा। बिल्कुल। पीटर अपनी दादी से डरने लगता है, प्यार की जगह डर ले लेता है और वो घर से भागने की सोचने लगता है। रिश्ता एकदम टूटने की कगार पर। ये एक दुखद मोड़ है। दादी की निराशा हिंसा में बदल जाती है और बच्चे का भावनात्मक घाव और गहरा हो जाता है। अब घर उसके लिए सुरक्षित जगह नहीं रही। उसका भागने का सोचना एक तरह से आत्मरक्षा ही है। और फिर एक दिन
वो सचमुच गायब हो जाता है। अच्छा। दादी परेशान हो जाती हैं, पड़ोसियों से पूछती हैं, आसपास ढूंढती हैं, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाती हैं, लेकिन पीटर का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। और 1 महीना बीत जाता है। हाँ, पूरा 1 महीना। दादी अकेली, शायद अपराध बोध और चिंता के साथ। फिर अचानक 1 महीने बाद पीटर लौट आता है। लौट आता है? कैसे? एक सुबह दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। दादी दरवाजा खोलती हैं तो सामने पीटर खड़ा है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं है। चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है, गाल अंदर धंस गए हैं, कपड़े फटे पुराने। अरे, इस वापसी में ही कुछ अजीब है। उसका हुलिया, पीला चेहरा, धसे गाल, ये किसी स्वस्थ बच्चे का तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसकी वापसी उतनी ही रहस्यमयी है जितना उसका गायब होना। यहां से कहानी का माहौल बदलना शुरू होता है ना? हाँ, यहीं से। पीटर कुछ नहीं कहता सिवाय एक वाक्य के, दादी मुझे खाना है। बस इतना ही। कोई सफाई नहीं, कहा था क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे खाना है। ये मांग इस हालत में थोड़ी अजीब है। क्या ये वही पुरानी भावनात्मक भूख है या कुछ और? उसका चुप रहना और ये सीधी मांग कहानी में रहस्य घोल देती है। और दादी, वो तो उसे वापस पाकर शायद सुध-बुध खो बैठी थी। हाँ, खुशी के मारे। फौरन फ्रिज खोलती हैं, सूप, सलाद, सॉसेज, जो कुछ था निकालकर मेज पर रख देती हैं। पीटर मेज पर बैठता है और फिर से उसी तरह ठूस-ठूस कर खाने लगता है जैसे वो गायब होने से पहले खाता था। और दादी बस देखती रहती हैं। हाँ, शायद राहत और खुशी के मिले-जुले भावों के साथ, लेकिन तभी दादी कुछ बेहद अजीब और भयानक देखती हैं। वो गौर करती हैं कि जब भी पीटर खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, कुछ छोटा सा नीचे गिरता है। नीचे गिरता है। क्या? वो ध्यान से मेज पर देखती हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेज पर रेंगते हुए कीड़े थे, मैगेट्स। अरे बाप रे, क्या कह रही हैं आप? कीड़े? हाँ, हर बार जब पीटर मुंह खोलता कीड़े गिरते। सोचकर ही मतलब सहरन होती है। हाँ, ये तो कहानी का एक भयानक मोड़ है। यहाँ यथार्थ की जमीन एकदम खिसक जाती है। हम सीधे भयावहता के दायरे में आ गए। ये कीड़े, ये क्या है? क्या ये सचमुच है या दादी की कल्पना? पता नहीं। अगर सच है तो इनका क्या मतलब है? ये मौत, सड़न, अप्राकृतिकता, इन सब का प्रतीक हो सकते हैं। हाँ, कहानी यहां हमें सीधे जवाब नहीं देती, बस बेचैनी और अनिश्चितता में छोड़ देती है। ये दृश्य बहुत शक्तिशाली और विचलित करने वाला है। दादी कांपते हुए, किसी तरह डर पर काबू पाते हुए पूछती हैं, पीटर, तुम कहाँ थे? और पीटर का जवाब? पीटर का जवाब और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना है। वो कहता है, आप जानती हैं दादी माँ, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि मैं कहाँ था। क्या मतलब? आप भी जानती हैं? ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो दादी के किसी छुपे हुए अपराध बोध की तरफ इशारा कर रहा है? हो सकता है। या क्या ये किसी ऐसी सच्चाई की ओर संकेत है जिसे दादी जानना नहीं चाहती? या फिर ये सिर्फ एक बीमार, भ्रमित बच्चे की बड़बड़ाहट है? पता नहीं। ये वाक्य कहानी के रहस्य को और गहरा कर देता है। बिल्कुल। इतना कहने के बाद पीटर मेज से उठता है, दरवाजे की तरफ बढ़ता है और वहीं गिर पड़ता है। गिर पड़ता है। हाँ, दादी भागकर उसे उठाती हैं, उसे अपनी गोद में लेती हैं, लेकिन पीटर में कोई हरकत नहीं हो रही। कहानी कहती है कि उसकी त्वचा भूरी पड़ गई थी, बेजान। ओह! घबराई हुई दादी फौरन डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर आता है, पीटर की जांच करता है, उसे करीब से देखता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। इस पल में तनाव एकदम चरम पर है। दादी की उम्मीदें, उनका डर, सब कुछ डॉक्टर के अगले शब्दों पर टिका है। और डॉक्टर लगभग चीखते हुए कहता है, बुढ़िया तुम पागल हो गई हो क्या? क्या? ये लड़का तो हफ्तों से मरा हुआ है। देखो, इसका शरीर सड़ने लगा है, इसके मुंह में कीड़े भरे हुए हैं। हफ्तों से मरा हुआ? कीड़े? ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। वो भयानक खुलासा जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, ये खुलासा कहानी को पूरी तरह से पलट देता है और हमें इतने सारे सवालों के साथ छोड़ देता है। अगर पीटर हफ्तों से मरा हुआ था, तो दादी ने जिसे खाना खिलाया वो कौन था? पता नहीं। क्या पीटर की आत्मा या कोई प्रेत वापस आया था? या क्या ये सब दादी के दिमाग का खेल था? क्या गहरा सदमा, अपराध बोध और तनाव उन्हें इस हद तक ले गया
कि वो मति भ्रम का शिकार हो गई और उन्होंने अपने मृत पोते को जीवित देखा, उसे खाना खिलाया। हो सकता है। वो कीड़े और पीटर का वो रहस्यमयी जवाब अब और भी ज्यादा भयावह लगते हैं, चाहे वो असली हो या सिर्फ भ्रम। दादी तो मानने को तैयार ही नहीं। वो रोती रहती हैं, कहती हैं कि उन्होंने तो अभी आधे घंटे पहले उसे खाना खिलाया था, सूप, सलाद, सॉसेज। लेकिन अब उनकी बात कौन सुनेगा? डॉक्टर की बात ज्यादा वजन रखती है। हाँ, पीटर के शव को ले जाया जाता है। दादी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और पुलिस वो क्या निष्कर्ष निकालती है? पुलिस अपनी जांच करती है और उनका निष्कर्ष, वो मानते हैं कि दादी ने ही शायद गुस्से या हताशा के किसी पल में 1 महीने पहले पीटर को किसी भारी चीज से मारकर हत्या कर दी थी। अच्छा, जो मारपिटाई पहले चल रही थी, शायद वो किसी दिन हद से ज्यादा बढ़ गई। ये पुलिस का तर्कसंगत निष्कर्ष लगता है, जो हालात दिख रहे हैं उसके आधार पर। दादी का व्यवहार, शायद शव को घर में रखना या भ्रम में रहना और उनकी आर्थिक तंगी, ये सब मिलकर इसी तरफ इशारा करते लगते हैं। हाँ, तर्क तो यही कहता है। लेकिन कहानी हमें जो अनुभव कराती है वो इस तर्कसंगत व्याख्या से कहीं आगे जाता है। बिल्कुल। अंत में अदालत दादी को मानसिक रूप से अस्थिर या पागल करार देती है। उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी एक मनोरोग अस्पताल में बिताने के लिए भेज दिया जाता है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है और हमें एक अनसुलझी पहेली के साथ छोड़ जाती है। सच में क्या हुआ था? हाँ, क्या दादी ने वाकई पीटर को मार दिया था और फिर अपराध बोध और दुख के कारण उनका दिमाग फिर गया, जिससे उन्हें पीटर के लौटने का भ्रम हुआ? या कहानी में कोई अलौकिक, कोई सुपरनैचुरल तत्व था? क्या पीटर किसी भयानक रूप में वापस आया था? ये सवाल ही इस कहानी को इतना यादगार और परेशान करने वाला बनाता है। क्या दादी सच में पागल थी, या समाज ने एक ऐसी सच्चाई को पागलपन का नाम दे दिया जिसे वो समझ नहीं सका या समझना नहीं चाहता था? ये कहानी गरीबी और अत्यधिक मानसिक तनाव के इंसान के मन पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों को तो दिखाती ही है। ये दिखाती है कि कैसे चरम निराशा में वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली पड़ सकती है। सही बात है। अपराध बोध इंसान को किस हद तक तोड़ सकता है, ये भी एक पहलू है। हो सकता है दादी अपने किए पर इतने अपराध बोध में थीं कि उनके मन ने पीटर के लौटने की ये पूरी कहानी रच ली। और वो कीड़े, हाँ, वो कीड़े शायद उनके अंदरूनी सड़ांध या अपराध का प्रतीक थे। और वो कीड़े, चाहे वो असलियत हो या भ्रम, वो उस भयावहता का प्रतीक बन जाते हैं जो गरीबी, उपेक्षा और हिंसा से पैदा हो सकती है। वो सड़न सिर्फ शारीरिक नहीं, शायद नैतिक और भावनात्मक भी है। कहानी इस पर भी सोचने को मजबूर करती है कि समाज ऐसी त्रासदियों से कैसे निपटता है। जब कोई घटना समझ से परे होती है, खासकर अगर वो गरीबी या मानसिक अस्थिरता से जुड़ी हो, हाँ, तो अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है या उसे पागलपन कहकर खारिज कर दिया जाता है। शायद दादी की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि समाज की अनदेखी का भी प्रतिबिंब है। तो अंत में हमारे लिए सवाल यही रह जाता है, सच क्या था? क्या हम कभी जान पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। और पीटर की वो पंक्ति, हाँ, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि मैं कहाँ था, इसका असली मतलब क्या था? क्या ये दादी के अपराध की ओर इशारा था, या मौत के बाद के किसी अनदेखे सफर का जिक्र? या शायद ये सिर्फ कहानी का एक ऐसा तत्व है जो हमेशा रहस्य बना रहेगा, हमें बेचैन करने के लिए। बिल्कुल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर कहानी की सतह के नीचे अक्सर गहरा दर्द, अनकहे सच और इंसानी भावनाओं की जटिल परतें छिपी होती हैं। और कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां वो होती हैं जिनके जवाब हमें कभी नहीं मिलते। तो इस रूसी लोक कथा खाना बंद करो कि हमारी ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी जो शांत लहजे में सुनाई गई पर अपने पीछे सवालों और बेचैनी का एक लंबा सिलसिला छोड़ जाती है। शायद इस पर विचार करना ही इसका असली मकसद है।